आइए हम लोग फिफ्थ चैप्टर में सोशलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब एक प्राकृतिक बच्चा जो है, एक बच्चा जो है वो अपने समाज में जब घुलता मिलता है, उसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं आसान भाषा में। इसमें होता क्या है, इसमें वो अडेप्ट करता है सोशल नॉर्म्स को, है ना, जो समाज के कायदे कानून है उनको समझता है। आपको कब क्या नहीं बोलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है ना, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने टॉयलेट्स वगैरह के लिए आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाना रहता है, स्पेसिफिक जगह होती हैं घर में, आपको वहाँ जाना है ना, घर में कोई अगर गेस्ट आ रहा है तो आपको कैसे बिहेव करना है। तो ये अडेप्ट करता है वो बच्चा, तो वो डेवलप होता है इस तरीके से। तो सोशल नॉर्म्स, जो वैल्यूज़ हैं, और जो कल्चर है, कल्चरली वो अपने आप को अडेप्ट करता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए अगर हिंदू है तो उसका बच्चा एक अलग तरीके से बिहेव करेगा, छोटा बच्चा वो वैसी चीज़ें देखेगा अपने माता पिता को करते देखते हुए। अगर कोई मुसलमान है, उसका बच्चा है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अलग तरीके से देखेगा अपने पेरेंट्स को, अलग तरीके का पहनावा, खान पान, सब कुछ होता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से बच्चे सोशलाइज करते हैं। तो इसी बारे में अरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मतलब जो इंसान है वो एक सामाजिक बीइंग है ना। हम लोग कहा भी जाता है कि सोशल एनिमल है ह्यूमन बीइंग। तो मैन इज़ अ सोशल बीइंग। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल हो रहा है तो वो एक्सीडेंट से ही हो सकता है, ये प्राकृतिक नहीं है। एंटी सोशल हो ही नहीं सकता, इंसान है, बॉक्स में तो रहेगा नहीं, है ना। लोगों से मिलेगा, घुलेगा मिलेगा, जाएगा कहीं पे भी जाएगा, उसको लोग मिलेंगे, बातचीत करेगा। तो सोशलाइज करना ही पड़ेगा आपको सर्वाइव करने के लिए। तो मैन इज़ अ सोशल बीइंग। तो ये हमारा नेचर है ना, स्वभाव में है ये चीज़, अंतर्निहित है। आइए अब देख लेते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, किस किस प्रकार के सोशलाइजेशन होते हैं। तो जो पहला सोशलाइजेशन है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो कि अ, सबसे पहले बच्चे को मिलता है उसकी फैमिली, है ना। ये मिनी वर्जन होता है सोसाइटी का, हर तरह के लोग होते हैं, छोटे बड़े बराबर के हो सकते हैं। और इसमें बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उनको बहुत लोग होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरे टाइप का जो सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो इन्फेंसी की एज में होता है ना, 2 से 6 वर्ष की उम्र में। तो उसमें सॉरी, 2 से 6 वर्ष नहीं, 2 से 6 वर्ष तो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, और 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड होता है। मतलब इन्फेंसी की एज जो है आपकी 0 से 2 साल, जब बच्चा जन्म लेता है तब से। तो उसमें उसको नेबरहुड, इसका स्कूल, है ना, प्री स्कूल वगैरह जाता है, नेबरहुड में देखता है, तो वो सारी चीज़ें। फिर एंटिसिपेटरी आता है। एंटिसिपेटरी में आपका है टू जॉइन अ ग्रुप वन हैज़ टू अडेप्ट। एंटिसिपेटरी में वो ग्रुप जॉइन करता है, कोई सा भी, अलग तरीके का सोशलाइजेशन है। जैसे कि कोई दुल्हन है, वो नए घर जा रही है, तो इसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलेंगे। अगला है डेवलपमेंटल। जैसे कि आपको कुछ सीखना है, मान लीजिए आपको आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, मान लीजिए, या आप बीएड कर रहे हैं, है ना। तो आप अब आप ये सीखने के लिए आप कहीं पे गए, तो वहाँ आपको क्लासमेट्स मिले, सहपाठी मिले। तो यही होता है, स्किल्स लेने के लिए अगर आपको ज्वाइन करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी सोशलाइजेशन होता है। ट्यूशन हो गया, क्लास हो गया, कुछ भी। पांचवा है रीसोशलाइजेशन, जब इंसान दोबारा से सोशलाइज करता है। पहले से उसका कुछ सोशलाइजेशन हो रखा है, पहले से वो चीज़ें जानता है, सीख चुका है, लेकिन उसके बाद में फिर से वो नए तौर तरीक़ों में जब ढलता है ना। जैसे कि अनुष्का शर्मा का एग्जांपल आप ले सकते हो। पहले एक्ट्रेस थी, एक आर्मी वेटरन की बेटी है ना, पहले एक्ट्रेस थी, प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छी, और मॉडलिंग उन्होंने की, एक अलग जीवन था। उसके बाद वो विराट से मिली, विराट कोहली, शादी हुई, अब अलग परिवेश में ढल गई, अब उनको क्रिकेट की नॉलेज हो रही है, क्रिकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, थोड़ा जानने लगे। तो इस तरीके से रीसोशलाइजेशन बोलते हैं इसको, आप एग्जांपल समझ सकते हैं इससे। अभी देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो सोशल बीइंग है उनकी एक सोशल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी सोशल आइडेंटिटी बनेगी, लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं उसके हिसाब से। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनती जा रही है, पढ़ने में अच्छा है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये धर्म है ना, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। ओके, तो ये सब चीज़ें सोशल आइडेंटिटी बनाती हैं आपकी। दूसरा, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस इस पर डिपेंड करती है सोशलाइजेशन पे। अगर आपको
आपका लोगों में आपको वाह है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप खुश रहते हैं। इसके लिए बहुत लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तीसरा आपकी हैबिट्स जैसा आपके ग्रुप होगा, जैसे आपके साथ के लोग होंगे, वैसे ही आपकी हैबिट्स डेवलप होंगी। कोऑपरेशन कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है सोशलाइजेशन में। आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करें, लोग आपके साथ कोऑपरेट करें, तब आगे इंसान बढ़ता है, तभी उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आपका है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइजेशन होने के लिए क्या कारक लगते हैं। तो वैसे मेनली इसमें 4 कारक बताए हैं, और भी कारक होते हैं बहुत सारे, बट ये ऐसे बेसिकली आप याद रख लीजिए 4। फैमिली है, यानी परिवार। पियर्स हमारे जो सहपाठीगण होते हैं, खेल कूद के साथी होते हैं वो सब। स्कूल हमारा विद्यालय। और मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब है आपका, है ना, व्हाट्सएप है, और फेसबुक है, न्यूज़ चैनल्स हैं। इनसे भी बच्चे, हम लोग क्या, बच्चे ही क्या, हम लोग सब बहुत कुछ सीखते हैं। 2 तरीके के हो सकते हैं एजेंट्स। पैसिव एजेंट, जैसे कि लाइब्रेरी हो सकती है, आप जाते हो लाइब्रेरी में, किताबें होती हैं, बैठते हो आराम से चुपचाप पढ़ते हो साइलेंटली। एक्टिव हो सकता है, जैसे स्पोर्ट है, बच्चे खेल खेल में बहुत सारी बातें करते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए जगह से उनकी वोकैबलरी इसमें बढ़ती है, उनकी वोकैबलरी। तो इसमें बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, ये क्या चीज़ है? अब क्या क्या सोशलाइजेशन को अफेक्ट करेंगी चीज़ें, जैसे नेशनैलिटी है। भाई हर कंट्री की अपनी अपनी एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे मुसलमान लोग भी रहते हैं, यहाँ पे सिख लोग भी रहते हैं, यहाँ पे बौद्ध लोग भी रहते हैं, जैन लोग भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमान लोग रहते हैं। सिर्फ ज़्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं, जैसे इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्या है? वो मुसलमान लोग हैं। अगर आप यूरोप चले जाएंगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियन लोग रहते हैं। जापान चले जाएंगे तो वो वहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत सारा है। तो अलग अलग नेशनैलिटी अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर को जन्म देती है, उसी हिसाब से आपकी सोशलाइजेशन होती है। सभी कल्चर में अपना उनका खान पान, पहनावा, सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आपका जेंडर है। जेंडर मतलब कि आप आपका लिंग क्या है। आप मेल हैं तो आपको लोग अलग तरीके से परसीव करते हैं, फीमेल है तो अलग तरीके से करते हैं। आप देखते ही है कि जेंडर जो होती है उसके बेसिस पे आप सोशलाइज करना आपके लिए डिफरेंट होता है, और अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं अपनी सेफ्टी के लिए भी, और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं। खैर, कल्चर है। कल्चर में आप क्या होता है कि आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका धर्म जो है वो भी इसमें बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। और धर्म ही नहीं, और भी चीज़ें, आपका ज्योग्राफी इसमें बहुत रोल प्ले करती है। कोई इंसान बिहार का है, कोई इंसान उत्तर प्रदेश का है, कोई इंसान तमिलनाडु का है, कोई इंसान महाराष्ट्र का है। तो इन लोगों के पहनावे में अंतर होता है, खान पान में अंतर होता है, बोल चाल में अंतर होता है। तो ये आपको सोशलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट डालता है। और लैंग्वेज, भाषा, जैसे मैंने बता ही दिया, कहीं कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो भाषा का भी फ़र्क पड़ता है। खैर, ये फैक्टर्स हुए जो आपके सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि दिया था यूरी ब्रॉनफेंड-ब्रेनर ने। तो इनका बेसिकली ये इन्वायरमेंटलिस्ट, इनका कहना था कि जो इन्वायरमेंट होती है वो, मतलब जो पर्यावरण होता है वो एक बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये क्या करती है? इट एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन इन अ चाइल्ड एंड द अफेक्ट ऑफ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट एज ही ग्रोज एंड डेवलप्स। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वही चीज़ है। बच्चे का जो परिवेश होगा वो उसके बेसिस पे उसका डेवलपमेंट होता है, उसी से निर्धारण होता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को बताने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, तो हम उनको थोड़ा सा ध्यान लेते हैं ब्रीफ में। आप देख सकते हैं आपके सामने एक ये सर्कल दिख रहा है। तो इनका ये कहना था कि जो इंडिविजुअल है, सबसे पहले आप बीच वाले सर्कल को देखिए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ इसको देखते जाएंगे। जो इंडिविजुअल है, सबसे बीच वाला जो सर्कल है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कि जो इंसान है, जो बच्चा है। अब सबसे पहले जो उसके कारक हैं वो क्या क्या हैं? उसका सेक्स, यानी कि वो लड़का है या लड़की है। उसकी उम्र, कितनी उम्र हो गई है उसकी, उसके हिसाब से उसकी पर्यावरण उसका अलग अलग होता चला जाएगा, है ना। आपने पहले देखा ही, पहले फैमिली मिली उसको, फिर उसके साथ में खेलने कूदने वाले मिले, फिर उसके स्कूल गया तो सहपाठी मिले, इस तरह से। हेल्थ उसकी, उसका स्वास्थ्य कैसा है ना। बीमार रहता है तो हॉस्पिटल वालों के साथ ज़्यादा सोशलाइज करेगा, और अगर स्वस्थ है बच्चा या खेलने कूदने में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स वाली जगह पे ज़्यादा रहेगा, पढ़ने में अच्छा है तो,
है ना? तो पढ़ाई वाले बच्चों के बीच में रहेगा, तो ये भी चीज़ें उसकी मैटर करती हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम में उसको मिलती है फैमिली, फैमिली मिलती है, स्कूल मिलता है, चर्च यहाँ लिखा हुआ है, आप चर्च समझ सकते हो कि जो उसका जहाँ पे भी उसका रिलीजियस इंक्लिनेशन होगा, है ना, जो भी धर्म में वो विश्वास रखता हो, यहाँ पे चर्च लिखा हुआ है, आप चर्च से समझ लीजिए इसको, क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर थ्योरीज विदेशी लोगों ने दी हैं। तो खैर, हेल्थ सर्विसेज हैं, पीयर्स हैं, तो माइक्रो सिस्टम में उसको ये क्लोज लोग ये मिलते हैं, इनसे वो इनका फ़र्क है इसके ऊपर पढ़ने लगता है। उसके बाद आता है आपका आता है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम में क्या होता है, माइक्रो सिस्टम के जो कारक हैं अलग अलग, फैमिली है, स्कूल है, चर्च है, हेल्थ सर्विस है, पीयर्स हैं। पीयर्स किसको बोलते हैं, आपके जो साथ के लोग होते हैं, हम उम्र जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके जैसी चीज़ें करते हैं, आपके साथ की उम्र के बच्चे, वो सब। अब मीज़ो सिस्टम में क्या होगा, ये फैमिली और स्कूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, स्कूल और चर्च आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आपने कॉन्वेंट स्कूल के बारे में सुना होगा, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनको कॉन्वेंट में जब वो पढ़ने जाते हैं तो उनका एक अलग पूरा कल्चर हो जाता है। कॉन्वेंट जो है होता है वो आपका चर्च के बेसिस पे काम करता है। वहाँ पे उनको ईसाई धर्म की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर चीज़ में उनके इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, उनकी प्रार्थना से लेकर हर एक चीज़। तो मीज़ो सिस्टम में बच्चे की जो माइक्रो सिस्टम के कारक थे अलग अलग, यानी कि फैमिली, स्कूल, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग, इसमें फैमिली और स्कूल आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे ये मीज़ो सिस्टम बन जाएगा। अब ये मिलता है तो अलग तरीके का सोशलाइजेशन होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में ये आपके जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उससे हट करके जो चीज़ें बाकी कहीं घटित हो रही हैं वो आती हैं। जैसे कि आपके पड़ोसी लोग, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपसे जब मिलते हैं तो आपका एक इंटरेक्शन होता है, आप सोशलाइज़ करते हो। सोशल सर्विसेज हैं अलग अलग तरीके की, है ना। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री आती है, लोकल पॉलिटिक्स आपकी आती है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। और आपका मास मीडिया, क्या आप यूट्यूब पे आपका चल रहा है, क्या टीवी में दिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है आपका मैक्रो सिस्टम, यानी कि एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ कल्चर। अब आपके समाज की आइडियोलॉजी क्या है, जैसे कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम किसी एक चीज़ में विश्वास रखते हैं, तो बच्चे का भी वैसा विश्वास होने लगता है, वो भी उन्हीं चीज़ों को मानता हुआ बढ़ता है। भाई, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने तो उसका एक फ़र्क पड़ा हमारे ऊपर। हम लोग सभी धर्मों के साथ के बच्चों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ अपने त्यौहार मनाते हैं, तो हम एक तरीके से चीज़ें बढ़ते हुए देखते हुए आते हैं। तो ये हमारे देश का एक एटीट्यूड है, कल्चर है, हमारी आइडियोलॉजी है। कोई दूसरा देश हो सकता है जहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग ज़्यादातर रहते हैं और वो दूसरे धर्म को उतना नहीं मानते हैं, तो वहाँ के लोग अलग तरीके से देखते हैं। इसके बाद ये तो था आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के बाद में एक और आता है जिसको क्रोनो सिस्टम बोलते हैं। उसमें बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो कि इंडिविजुअल के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद मीज़ो, मीज़ो के बाद एक्सो, एक्सो के बाद मैक्रो, और मैक्रो के बाद क्रोनो। क्रोनो का मतलब है, क्रोनोलॉजिकल शब्द से लिया गया। क्रोनोलॉजिकल का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि एक सिलसिलेवार तरीके से 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता जाता है। जो आपने 5 साल में चीज़ सीखी थी, आपने 15 साल में कुछ और सीखा, 25 साल में कुछ और सीखा, ऐसे धीरे धीरे हम लोग कुछ सीखते जाते हैं, तो इसको क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। ये आपका मैक्रो के साथ में ऑब्वियसली करता है रिलेट, क्योंकि छोटे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कंट्री कैसा है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप एक लोकतांत्रिक प्रदेश में रहते हो, कि आप एक मोनार्की में रहते हो, या फिर आप किस तरीके की आप कंट्री में रहते हो, वहाँ की कैसी पॉलिटिक्स है, वहाँ का कैसा आपका कल्चर है, कौन सा धर्म के हैं वहाँ पे सब लोग, इसका फ़र्क पड़ता है। खैर, ये तो एक बात हो गई जो अ, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दी थी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अगला हम लोग देखेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी। अभी जो लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी है, ये दी थी C.H. कूली ने। आप उसके बगल में एक इमेज देख सकते हो जिसमें एक इंसान है। इंसान तो क्या ही है वो, आप मान लीजिए इंसान है, ठीक है, इंडिविजुअल है, वो मिरर में देख रहा है, और जो मिरर है वो एक्चुअली में सोसाइटी है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इसमें ये कहा जाता है कि everyone develops his identity with reference to how others think and perceive him and how he takes others perception। क्या मतलब कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को, यानी कि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को दूसरों के सापेक्ष में बनाते हैं, कि लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन रख रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को वैसा मानते हैं।
अगर लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं तो हम अपने आप को खूबसूरत मानते हैं। हमें वैसे नहीं पता है। सोच के देखिए आप एक चीज़, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अ, इंसानों के जो होंठ हैं वो बहुत जब बड़े बड़े हों तब उनको खूबसूरत माना जाएगा। तो ये वहाँ का एक परसेप्शन है। तो जिस भी इंसान के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके जब होंठ बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो अपने आप को अच्छा मानेगा। और किसी के होंठ एकदम छोटे से हैं, है ना, पतले से होंठ हैं, तो वो अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं मानेगा। जबकि अगर वो हमारे देश में आएगा तो हमको बोलेंगे कि नहीं, आपके होंठ बहुत परफेक्ट हैं, ये बड़े बड़े होंठ वाले अजीब लगते हैं। तो ये सोसाइटी का परसेप्शन उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को ये बताता है कि आप कैसे हो, है ना। लोग बोल देंगे कि तुम्हें ये चीज़ आ गई है, तुम ये चीज़ कर पाते हो तो तुम बहुत अच्छे हो, तो लोग वो मान लेगा। ऐसा नीचे देखिए एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है वो रेफरेंस लेता है, यानी कि वो लोगों के सापेक्ष में अपने आप को रख के देखता है। सोसाइटी जो थॉट्स और परसेप्शन देती है अपने, वो अपने विचार बताती है कि हाँ हमें लगता है कि तुम ऐसे हो, तो फिर वो उनके विचारों को लेकर के इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। मतलब वो रेफरेंस उनसे लेगा, सोसाइटी से, और फिर उनकी बातों को इंटरप्रेट करेगा, तब वो अपने आप को, अपने आप के बारे में जानेगा। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं जो इसको, सोशलाइजेशन को मतलब आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिविजुअल और अदर्स, सोशल ग्रुप्स। आइए तो फिर 3 स्टेप्स में इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है कि यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन। आप इमेजिन करते हो, है ना, खुद से आप इमेजिन कर रहे हो कि आप दूसरे की नज़र में कैसे लग रहे हो। नाउ इन द सेकेंड स्टेप यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ द अदर पर्सन। फिर आप ये भी सोचते हो, ये भी इमेजिन करते हो कि सामने वाला आपको कैसे जज कर रहा है। आप सारी चीज़ें खुद ही इमेजिन कर रहे हैं। पहले स्टेप में आपने इमेजिन किया कि आप दूसरे के सामने कैसे लग रहे हो, है ना। दूसरे में आपने इमेजिन किया कि सामने वाला आपको कैसे सोच रहा है। एंड तीसरे में यू फील सम सेंस ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम। अब दूसरे के परसेप्शन के आधार पे आप कुछ आपको प्राइड महसूस होती है, अच्छा लगता है, हैप्पीनेस महसूस होती है, कभी कभार गिल्ट महसूस होता है, या फिर शेम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी 3 स्टेप में होती हैं। अब ये जो कूली थे, इन्होंने एक लाइन कही थी कि आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। मतलब मैं वो हूँ, आई एम वॉट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ, यू थिंक आई एम, जो आप सोचते हो कि मैं हूँ। एक लाइन में फिर से इसको अच्छे से बोल देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हो कि मैं हूँ। ठीक है, आप इसको आराम से बैठ के एक बार पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम व्हाट आई थिंक, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हो कि मैं हूँ। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आई एंड मी का कॉन्सेप्ट। ये GH मीड ने दिया था। इसमें जो मी होता है वो है हमारा सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सन, जो सामाजिक तौर पे हमारी जो पर्सनैलिटी है। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की का नाम खुशबू है, तो वो उसको समाज के द्वारा दिया गया एक है, खुशबू है। अब समाज ने उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारा नाम खुशबू है, तुम वेस्ट बंगाल के हो तो तुम एक बंगाली हो, तुम तुम्हारा पहनावा इस तरीके का होगा, तुम इस धर्म को फॉलो करोगी। ठीक है, तो ये सोशलाइज एस्पेक्ट है उसका। जो आई है वो उसका एक्टिव एस्पेक्ट है। अब आई में क्या है कि वो खुद उस चीज़ को समझ सकती है वो लड़की, कि मैं क्या हूँ, मैं, मेरी क्या पसंद है क्या नहीं है। और एक दूसरा परसेप्शन होता है जो मी होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आई एंड मी का। जो मी होता है वो एक सोशल वे में समझा जाता है, सामाजिक स्तर पे उसको देखा जाएगा, और आई को हम लोग अपने स्तर पे उस चीज़ को समझने की और देखने की प्रयास करते हैं। अब सेल्फ डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस बताए गए हैं। जैसे कि पहला स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स के बीच में होता है, जिसमें इमिटेशन विदाउट थॉट होता है, यानी कि आप नकल करके चीज़ें सीखते हो। छोटा बच्चा होता है 0, यानी कि जन्म से 2 साल की अवस्था तक, वो सारी चीज़ें नकल करके सीखता है अपने समाज से। पेरेंट्स उसके जो भी चीज़ें करते हैं वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। उसके बाद में आती है प्ले स्टेज, जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड भी कही जाती है ना। 2 से 6 ईयर्स रोल प्लेइंग इसमें करता है, वन रोल एट ए टाइम। अब इसमें वो बच्चा कोई भी गेम खेलता है, कुछ भी करता है, तो वो रोल्स अपने खेल खेल में अपने सारी रोल्स किसी ना किसी के लेने की कोशिश करता है। कभी वो पापा की तरह बात करने की कोशिश करेगा, कभी मम्मी की तरह बात करेगा, कभी वो खेल खेल में कुछ मान लीजिए फौजी बन जाएगा, कभी वो खेल खेल में डॉक्टर बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें वो करता है। उसके बाद आती है गेम स्टेज, जो कि 7 साल से ऊपर के लिए होती है। इसमें क्या होता है, वो रोल्स रिलेटिव टू अदर्स लेता है, मल्टीपल रोल्स भी ले सकता है, क्योंकि थोड़ी समझ उसकी बढ़ रही है, तो इसमें वो
गेम स्टेज में वो इस तरीके से चीज़ें सीखता है। तो ये आपका एक चैप्टर हुआ सोशलाइजेशन के बारे में, आपको समझ में ये आ गया होगा। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।